वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग प्रोसेस के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि इसी लेक्चर को आपको इंग्लिश में स्टडी देखना है, इंग्लिश में स्टडी करना है, तो आई बटन पे क्लिक करें। वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा, या आप डायरेक्ट चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। नर्सिंग प्रोसेस क्या है? नर्सिंग प्रोसेस या नर्सिंग प्रक्रिया वास्तव में एक नर्सिंग प्रैक्टिस है। नर्सिंग प्रक्रिया पेशेवर गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग देखभाल प्रदान करने की एक रूपरेखा है। ये स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए, स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए और बीमारी की रोकथाम के लिए नर्सिंग गतिविधियों को निर्देशित करता है, और इसका उपयोग नर्सों द्वारा प्रत्येक प्रैक्टिस सेटिंग और स्पेशलिटी में किया जा सकता है। हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। लाडिया हॉल ने पहली बार 1955 में नर्सिंग प्रोसेस का वर्णन किया था, और 1967 में यूरा और वाल्स ने नर्सिंग प्रक्रिया पर पहली पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने नर्सिंग प्रोसेस के 4 चरणों का वर्णन किया था, जिसमें आंकलन या असेसमेंट, नियोजन या प्लानिंग, हस्तक्षेप या इंटरवेंशन और असेसमेंट या मूल्यांकन था। बाद में 1974 में गैबी और लेविन ने डायग्नोसिस को भी इसमें ऐड किया और नर्सिंग प्रक्रिया को 5 चरणों को की एक प्रक्रिया बताया। यदि हम नर्सिंग प्रोसेस की एक परिभाषा देखें, तो उसमें क्या होगा कि नर्सिंग प्रक्रिया को एक क्रमबद्ध रोगी की समस्याओं की पहचान करने, उन्हें हल करने की योजना बनाने, कार्यों को शुरू करने या दूसरों को इसे लागू करने के लिए असाइन करने और मूल्यांकन करने के रूप में परिभाषित किया गया है। नर्सिंग प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहला है कि नर्सिंग प्रोसेस एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। नर्सिंग प्रक्रिया एक ऐसा फ्रेमवर्क या ढांचा है जो नर्स को व्यक्ति, परिवार और समुदाय को नर्सिंग देखभाल देने में या करने में सक्षम बनाता है। दूसरा है ये सिस्टमेटिक और ऑर्डरली है, एक क्रम से चलता है। प्रत्येक नर्सिंग गतिविधि या गतिविधियों का एक क्रमबद्ध सीरियल वाइज एक प्रोसेस है। नर्सिंग प्रक्रिया क्रमबद्ध तरीके से नर्सिंग देखभाल के प्रत्येक चरण का निर्देशन करती है। उसके बाद है साइक्लिक और डायनामिक। नर्सिंग प्रक्रिया में प्रत्येक चरण दूसरे चरण पे निर्भर होता है और स्मूथ फ्लो होता है एक स्टेप से दूसरे स्टेप में। कुछ नर्सिंग परिस्थितियों में सभी चरण लगभग एक साथ होते हैं, और कई बार ये साइक्लिक या चक्रीय रूप में भी होते हैं। गोल डायरेक्टेड और गोल और क्लाइंट ओरिएंटेड। नर्सिंग प्रक्रिया नर्सों और रोगियों को स्वास्थ्य संवर्धन, बीमारी उसकी रोकथाम, स्वास्थ्य बहाली के कार्य के साथ मुकाबला करने बीमारियों के साथ और संबंधित विशिष्ट परिणाम की पहचान करने के लिए एक साथ काम करने का एक साधन प्रदान करता है। उसके बाद इंटरपर्सनल, जो नर्सिंग प्रोसेस है उसमें बातचीत करनी होती है, एक इंटरपर्सनल रिलेशन डेवलप करना होता है क्लाइंट के साथ, हेल्थ टीम के सदस्यों के साथ। तो उससे जो नर्सिंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो जाता है। इसमें अगर समूह चिकित्सा या परिवार परामर्श भी शामिल होता है तो भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जरूरी, तो वो नर्सिंग प्रोसेस में शामिल होता है। यूनिवर्सल एप्लीकेबल, जो नर्सिंग प्रक्रिया है वो यूनिवर्सल है, हर जगह इसको अप्लाई किया जा सकता है, हर सेटिंग में, हर कंट्री में, हर स्टेट में। संस्थान चाहे कैसा ही हो, यह प्रक्रिया समान होती है सब जगह। ये सामान्य नर्सिंग शब्दावली के साथ एक कॉमन नर्सिंग लैंग्वेज के समान है, जिसे सब नर्सिंग जो कर्मी है वो समझते हैं, चाहे वो किसी भी कोने में हो दुनिया के, और हर जगह इनका पालन किया जाता है। उसके बाद आता है कि साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग है। नर्सिंग प्रक्रिया एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक और महत्वपूर्ण सोच पर आधारित है। इसमें वैज्ञानिक तरीकों से समस्या को हल करना शामिल है, जैसे समस्या की पहचान करना, डाटा का संग्रह करना,
परिकल्पना तैयार करना, कार्य योजना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण करना, परिणाम की व्याख्या करना और मूल्यांकन करना, जिसके परिणाम स्वरूप अध्ययन का निष्कर्ष या संशोधन होता है। नर्सिंग प्रक्रिया के चरण, ये बहुत इसका मेन जो पार्ट है कि कौन-कौन से स्टेप नर्सिंग प्रक्रिया में होते हैं। तो 5 स्टेप होते हैं इसमें। असेसमेंट या आंकलन करना, डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस जिसे हम कहेंगे, आउटकम आइडेंटिफिकेशन और प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड देन इवैल्यूएशन। इनको हम एक-एक करके अब स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है असेसमेंट या आंकलन करना। आंकलन नर्सिंग प्रक्रिया का पहला चरण है और इसमें डाटा का संग्रह, उनका सत्यापन, ऑर्गेनाइजेशन या संगठन करना, व्याख्या करना और प्रलेखन करना या रिकॉर्ड करना शामिल है। मूल्यांकन के दौरान प्राप्त जो भी जानकारी है उसकी पूर्णता और शुद्धता ही सीधे नर्सिंग प्रक्रिया की सटीकता को प्रभावित करता है। नर्सिंग आंकलन के टाइप्स ऑफ नर्सिंग असेसमेंट। 4 प्रकार के नर्सिंग असेसमेंट हो सकते हैं। सबसे पहला है इनिशियल असेसमेंट, जो सबसे पहले होता है, फोकस्ड असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट और टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। तो इनिशियल असेसमेंट क्या है? प्रारंभिक आंकलन रोगी के स्वास्थ्य सेवा एजेंसी या अस्पताल में प्रवेश होने के तुरंत बाद किया जा सकता है। इस मूल्यांकन का उद्देश्य है कि जो रोगी की समस्या है उसकी पहचान करना और प्लानिंग बनाने के लिए एक पूरा डाटाबेस तैयार करना है। नर्स रोगी के स्वास्थ्य के सभी पहलुओं से संबंधित डाटा एकत्र करती है और जो फोकस्ड असेसमेंट है उसके लिए भी प्राथमिकताएं तय करती है और भविष्य की तुलना के लिए भी एक डाटाबेस बनाती हैं कि बाद में हम पता लगा सकें कि पहले क्या कंडीशन थी और अब क्या कंडीशन है। उसके बाद आता है सेकंड, फोकस्ड असेसमेंट। फोकस्ड असेसमेंट एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए फोकस्ड होता है। एक फोकस्ड मूल्यांकन में नर्स एक विशिष्ट समस्या के बारे में डाटा कलेक्ट करती है जिसे पहचान लिया गया हो। यदि रोगी स्वास्थ्य समस्याओं की सतह पर प्रारंभिक मूल्यांकन के दौरान भी केंद्रीय या फोकस्ड मूल्यांकन किया जा सकता है, लेकिन यह ज्यादातर जो ऑनगोइंग असेसमेंट होता है उसके साथ होता है, उसका एक पार्ट होता है। केंद्रीय मूल्यांकन या फोकस्ड मूल्यांकन का एक उद्देश्य ये भी है कि कोई नई या अनदेखी समस्या की भी पहचान इसमें हो सकती है। इमरजेंसी असेसमेंट ये नॉर्मली सामान्य असेसमेंट का हिस्सा नहीं होता है, पर संकट के समय यदि कोई जानलेवा समस्या एकदम से आ गई है तो आपातकालीन मूल्यांकन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए भोजन कक्ष में यदि एकदम से चोकिंग हो गई है तो वहां इमरजेंसी असेसमेंट करना पड़ सकता है, या एक इमरजेंसी में पेशेंट आया जिसके स्टेप वुंड है और लगातार ब्लीडिंग हो रही है, वहां भी इमरजेंसी असेसमेंट होगा। और यदि वार्ड में कोई पेशेंट बैठा हुआ है और एकदम से कोलैप्स हो गया तो वहां भी इमरजेंसी असेसमेंट किया जाएगा। उसके बाद आता है टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। ये इसको हम ऑनगोइंग असेसमेंट भी कहते हैं। पहले से प्राप्त जो डेटा हैं और जो वर्तमान में रोगी की स्थिति है उनको कंपेयर करने के लिए भी हम ऑनगोइंग या टाइम लैप्स्ड असेसमेंट करते हैं। कुछ समय व्यतीत हो जाने का जो आंकलन है वो स्वास्थ्य की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने, देखभाल की योजना में आवश्यक संशोधन करने के लिए भी किया जाता है। डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन जो है वो असेसमेंट या आंकलन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। डेटा अलग अलग स्रोतों से कलेक्ट किए जा सकते हैं। जो प्राइमरी सोर्स है वो मरीज खुद है। मरीज से हम जो भी डाटा कलेक्ट करेंगे उसे हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं, और इसके अलावा परिवार के सदस्य, अपनी हेल्थ टीम के अन्य सदस्य और जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसके जो डाटा हैं उन्हें हम सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। मूल्यांकन के माध्यम से 2 प्रकार की जानकारी इकट्ठी की जाती है, एक तो सब्जेक्टिव डाटा और एक ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा रोगी के साथ बातचीत करके कलेक्ट किए जाते हैं। इसमें रोगी की भावनाओं, धारणाओं और चिंताओं को शामिल किया जाता है जो बीमारी से रिलेटेड हैं। और जो ऑब्जेक्टिव डाटा हैं वो अवलोकन करने योग्य हैं, मापने योग्य हैं। हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जैसे फिजिकल जो ऑब्जर्वेशन है और जो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन है, उनसे ये जो डाटा है हम कलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव।
उसके बाद आता है डाटा वैलिडेशन। जो भी हमने डाटा कलेक्ट किए हैं उसका सत्यापन करना ज़रूरी है कि वो सही है या नहीं। उसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाएँ हो सकती हैं, जैसे लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन है उनको तो सत्यापित करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमारी लैब में हुए हैं। इसके अलावा जो जानकारी मरीज ने दी है उसको हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है आंकलन करने का, क्योंकि अमान्य अगर जानकारी हमने प्राप्त की तो वो अनुचित नर्सिंग देखभाल या नर्सिंग केयर या नर्सिंग प्रोसेस, फॉल्टी नर्सिंग प्रोसेस को डेवलप कर सकती है। सत्यापन के बाद ही डेटा को हम रिकॉर्ड करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। सेकंड पार्ट आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। असेसमेंट के बाद हमारे पास डाटा आ गया। डाटा के बेस्ड हम बनाएंगे कि नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है मरीज की। तो ये मेडिकल डायग्नोसिस से काफ़ी अलग होता है। मेडिकल डायग्नोसिस नॉर्मली एक ही होता है एक डिजीज के लिए। नर्सिंग डायग्नोसिस एक से अधिक हो सकते हैं और ये डिपेंड करते हैं रोगी की वर्तमान समस्याओं के ऊपर। नर्सिंग प्रक्रिया में दूसरा चरण नर्सिंग डायग्नोसिस की एक लिस्ट बनानी है। एक नर्सिंग डायग्नोसिस वास्तविक हो सकता है या संभावित हो सकता है। एक वास्तविक नर्सिंग डायग्नोसिस ये बताता है कि समस्या मौजूद है अभी वर्तमान में और उसका जो संकेत हैं वो हम लिखते हैं। वास्तविक जो डायग्नोसिस है उसका उदाहरण ये हो सकता है कि त्वचा की जो इम्पेयरमेंट है वो है। कारण उसका ये है कि क्योंकि लंबे समय तक एक ही स्थान पर दबाव पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका नर्सिंग डायग्नोसिस हम कैसे बना सकेंगे कि इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू, इसमें रिलेटेड कंडीशन लिखनी है, रिलेटेड टू द कंटिन्यूअस प्रेशर ऑन द प्रेशर पॉइंट्स। तो ये हमारा एक नर्सिंग डायग्नोसिस है जो वास्तविक है, प्रेजेंट है। इसी प्रकार एक रिस्क डायग्नोसिस बनाते हैं जिसको हम कहते हैं जोखिम नर्सिंग निदान, जिसमें वो संभावित समस्या को इंगित करता है, यानी वर्तमान में समस्या नहीं है बट संभावित है। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड फैक्टर अभी मौजूद है, कारक अभी मौजूद है। इसके अंदर भी एक लेबल लगाते हैं और लिखते हैं रिस्क फॉर। ठीक है, जैसे उदाहरण हम लें कि त्वचा की अखंडता है, मतलब बेड सोर बनने की संभावना है, प्रेशर सोर बनने की संभावना है। क्यों? क्योंकि मरीज अपने आप को मूव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये संभावित लक्षण हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? रिस्क फॉर डेवलपिंग बेड सोर और प्रेशर सोर बिकॉज क्लाइंट इज नॉट एबल टू मूव इन द बेड और चेंज द पोजिशन। आफ्टर दैट थर्ड जो हमारा पॉइंट आता है वो है प्लानिंग, और इसी में ही हम आउटकम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या हमारे गोल होंगे। नियोजन या प्लानिंग एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिस पर नर्सिंग प्रैक्टिस आधारित होती है। इसमें 4 मेन पॉइंट होते हैं। एक तो एस्टेब्लिशिंग प्रायोरिटी एस्टेब्लिश करते हैं जितने भी हमने डायग्नोसिस बनाए हैं। सेटिंग गोल्स और एंड फाइंडिंग द एक्सपेक्टेड आउटकम। देन प्लानिंग द नर्सिंग इंटरवेंशंस एंड डॉक्यूमेंटिंग और राइटिंग द नर्सिंग केयर प्लान। तो नर्सिंग केयर प्लान भी हमें इसी में बनाना होता है। इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले है एस्टेब्लिशिंग प्रायोरिटी, प्राथमिकता स्थापित करना। जब किसी व्यक्ति के जो मरीज हैं उसके अलग अलग डायग्नोसिस होते हैं, क्योंकि नर्सिंग डायग्नोसिस ज़्यादा हो सकते हैं, तो नर्स उस मरीज की प्राथमिकताओं को स्थापित करने की जो भी बीमारियां हैं उनको प्राथमिकताएं देते हैं कि कौन सा डायग्नोसिस पहले कवर करेंगे। और इसको सेटल करने के लिए हमें मॉस्लोज रूल ऑफ हिरार्की का ध्यान रखना चाहिए। उससे हमें पता लगता है कि जो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस हैं उनको हम पहले प्रायोरिटी देंगे और जो नॉन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है उनको हम बाद में प्रायर करेंगे। उसके बाद आता है सेटिंग गोल्स एंड डेवलपिंग एक्सपेक्टेड आउटकम। प्रत्येक नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा वो हम निर्धारित करेंगे। लक्ष्यों के साथ ही जो क्लाइंट है उसकी जो नीड्स हैं उनकी जो दीर्घकालीन और अल्पकालीन यानी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो भी गोल होंगे वो हम यहाँ पर निर्धारित करेंगे। उसके बाद है प्लानिंग नर्सिंग इंटरवेंशन। अब जो हमारे गोल हैं उसके ऊपर बेस और जो क्लाइंट का डायग्नोसिस बनाया है नर्सिंग डायग्नोसिस उसके ऊपर बेस करते हुए हमें इंटरवेंशंस बनाने हैं कि क्या क्या नर्सिंग केयर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। तो ये एक से अधिक हो सकती हैं, तो जितनी भी पॉसिबल नर्सिंग प्लान केयर हों वो सारी हमें लिख लेनी चाहिए, क्योंकि यदि एक जो
नर्सिंग केयर है वो पर्याप्त नहीं है तो दूसरी हम तुरंत देख सकेंगे उसमें और क्या कर सकते हैं। तो पहले से प्लान करेंगे और लिखेंगे। उसके बाद आता है कि नर्सिंग केयर प्लान लिखना, क्योंकि हमने जो भी प्रोसेस किया है वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए नर्सिंग केयर प्लान राइटिंग एक बेस्ट सिस्टम है। ये जो नर्सिंग केयर प्लान है ये अलग-अलग हॉस्पिटल्स में, अलग-अलग संस्थानों में, अलग-अलग देशों में अलग-अलग तरीके से बनाया जा सकता है, पर बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सेम होती है। अभी आज हम डिस्कस करेंगे 5 कॉलम का एक नर्सिंग केयर प्लान है, उसको कैसे बनाते हैं। ज़्यादातर इसी टाइप का नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है। तो इसमें क्या है, ये सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे नर्सिंग केयर प्लान, उसके बाद रोगी का नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर या हॉस्पिटल में जो आईपीडी नंबर है वो डाल देते हैं और डेट कि कब उसका एडमिशन हुआ है। उसके बाद मेडिकल डायग्नोसिस, ये तो एक ही होगा एक बीमारी के लिए। फिर वार्ड नंबर, यूनिट नंबर, बेड नंबर और हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कौन हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहा है, किसने ये नर्सिंग केयर प्लान बनाया है, उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद आता है कॉलम्स बनाना, तो इसमें हम 5 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में लिखेंगे असेसमेंट, दूसरे में नर्सिंग डायग्नोसिस, तीसरे में प्लानिंग नर्सिंग इंटरवेंशंस, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन। प्लान करते समय ये 3 कॉलम हमें कंप्लीट करने हैं। इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे जो नर्सिंग केयर देने के बाद या देते हुए नर्सिंग जो एक्शन एक्टिविटीज करते समय, और इवेल्युएशन में लिखेंगे जब हम इवेल्युएशन करेंगे। ठीक है, तो असेसमेंट में जो भी हमने डाटा कलेक्ट किए हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव हैं या ऑब्जेक्टिव हैं, उसकी लिस्ट यहाँ बनानी है। 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं, और इसके ऊपर डिपेंड होते हुए हमने जो नर्सिंग डायग्नोसिस बनाए हैं वो फिर यहाँ लिखेंगे। ये भी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ लिखा है एक नर्सिंग डायग्नोसिस, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू ब्रोंकोस्पाज्म। ठीक है, रोगी को ब्रोंकोस्पाज्म है, वो कफ नहीं कर रहा है इफेक्टिव तरीके से, तो ये हमारा एक नर्सिंग डायग्नोसिस हो गया। अब एक नर्सिंग डायग्नोसिस के ऊपर बेस हमें 2 3 4 जो भी पॉसिबल इंटरवेंशन हो वो लिखने हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है प्रोवाइड मोर लिक्विड एंड वार्म वाटर, या लिक्विड्स देंगे या वार्म वाटर देंगे टू ड्रिंक। इसके अलावा उसे एजुकेट करेंगे इफेक्टिव कफिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज के लिए और ऑक्सीजन इनहेलेशन एज पर हो। ये नर्सिंग डायग्नोसिस हो सकते हैं, जो इंटरवेंशन हो सकते हैं, प्लानिंग हो सकती है। ठीक है, तो इसी प्रकार दूसरा जो डायग्नोसिस होगा उसके भी 2 3 4 जितने भी इंटरवेंशन होंगे वो सारे हम यहाँ लिखेंगे। तो ये हमारा प्लान रेडी हो गया। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो एक्टिविटी हमने की, जैसे मान लो हमने यहाँ 3 इंटरवेंशन बनाए और उसमें से एक एक्टिविटी करते ही इवेल्युएशन हमारा परफेक्ट हो गया, तो हम एक ही करेंगे। 2 करने की जरूरत पड़ती है तो 2 करेंगे, 3 करना है तो 3 करेंगे। ठीक है ना, तो ये हमने जो लिखा उसमें से कुछ यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ नर्सिंग केयर इम्प्लीमेंट कर दी है तो लिखेंगे प्रोवाइडेड एंड एनकरेज्ड द टू ड्रिंक एक्स्ट्रा वार्म लिखेंगे। ठीक है, उसको प्रोवाइड करेंगे और उसको पीने के लिए एनकरेज करेंगे। उसका जो आउटकम है वो यहाँ लिख देंगे इवेल्युएट करने के बाद। तो इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन क्या है उसको हम पहले देख लेते हैं। नर्सिंग प्रक्रिया की क्रियान्वयन के दौरान पिछले चरण में जो भी हमने प्लानिंग किया है वो नर्सिंग क्रियाएं अब इम्प्लीमेंट की जाती हैं, लागू की जाती हैं। क्रियान्वयन का जो उद्देश्य है वो मूल्यवान स्वास्थ्य परिणाम या एक्सपेक्टेड आउटकम को प्राप्त करना है, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, बीमारी की रोकथाम करना, स्वास्थ्य को बहाल करना और परिवर्तित कार्य करने के साथ बीमारी का मुकाबला करने की सुविधा रोगी को प्रदान करना। देखभाल की जो योजना है उसको अच्छी तरह लागू तब किया जा सकता है जब रोगी भाग लेने में सक्षम हो या इच्छुक हो। ठीक है, और खुद की देखभाल करने के लिए उसके पास अधिकतम अवसर हो, तो हम उसको मोटिवेट करेंगे कि वो अपनी केयर में पार्टिसिपेट करे, खुद आगे होके अपना कार्य करे। परिवार के सदस्य भी इसमें शामिल कर सकते हैं हम, तब हम पूरी योजना को इफेक्टिवली लागू कर सकते हैं। नर्सिंग प्रक्रिया के क्रियान्वयन के चरणों में बौद्धिक, तकनीकी और पारस्परिक संचार जो कौशल है उसकी आवश्यकता होती है। नर्स विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को करते समय जो रोगी की सहायता करती है उसके लिए ये जो नर्सिंग केयर है वो
डिजाइन की जाती हैं, सेट एक इन्फॉर्मेशन होती है कि किस प्रकार से उसको करना है, उसके हम बोलते हैं नर्सिंग स्किल्स। नर्सिंग क्रियान्वयन गतिविधियों में शामिल होता है एक तो ऑनगोइंग प्रोसेस, ऑनगोइंग असेसमेंट। ठीक है, जैसे हम केयर दे रहे हैं उसी दौरान हम लगातार असेस भी करते रहते हैं कंडीशन को कि कितना इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि जो मरीज की स्थिति है वो तेजी से बदल सकती है या नया डाटा आ सकता है। प्रस्तावित जो भी नर्सिंग इंटरवेंशन है उनकी प्रासंगिकता को मान्य करने के लिए निरंतर मूल्यांकन आवश्यक है कि जो भी हम केयर कर रहे हैं उसका वो इफेक्टिव है या नहीं, उसके लिए हमें ऑनगोइंग असेसमेंट करना होता है। उसके बाद है एस्टेब्लिशिंग प्रायोरिटी, जो भी हम केयर कर रहे हैं उसमें प्रायोरिटी जरूरी। ठीक है, और प्रायोरिटी के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि मॉस्लोज रूल ऑफ हायरार्की है। नर्सिंग नीड्स जो नीड्स के अनुसार हम प्रायोरिटी एस्टेब्लिश करेंगे। पहले हमने डायग्नोसिस बनाने के लिए प्रायोरिटी की और अब यहाँ इंटरवेंशन करने के लिए भी हम प्रायोरिटी सेट करते हैं। उसके बाद आता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स एलोकेशन ये डिपेंड करता है कि किस काम के लिए कौन सी नर्सिंग स्किल चाहिए। अगर हायर लेवल की स्किल चाहिए तो एक RN जो रजिस्टर्ड नर्स उसको हम असाइन करेंगे, और सिंपल वर्क है तो हम जो नर्सिंग असिस्टेंट है ऑर्डरली है उनको भी हम असाइन कर सकते हैं। तो ये हमें देखना है कि कौन सी एक्टिविटी करवानी है, कौन सा स्टेप लेना है। उसके बाद इनिशिएशन ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन, जो भी एक्टिविटीज हैं वो हम करेंगे। और ये जो नर्सिंग इंटरवेंशंस हैं इसको हम स्किल्स के दौरान सीखते हैं, ट्रेनिंग के दौरान जो भी हमारे प्रोसीजर्स होते हैं, ये कैसा प्रोसीजर के कौन से स्टेप होंगे, ठीक है, वो उसी सिस्टम से किया जाना चाहिए। और जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी केयर हैं, वो चिकित्सक के द्वारा लिखा हुआ भी होना चाहिए कि क्या एक्टिविटी की जानी है। उसके बाद नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन में जो नर्सिंग गतिविधियों में शामिल होता है कि एक तो ADL में हेल्प करना, जो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है मरीज के लिए उसमें हम हेल्प करते हैं। और नर्सिंग केयर जो स्पेसिफिक प्रोसीजर्स है वो करते हैं। देखभाल की लगातार असेसमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, हेल्थ एजुकेशन देते हैं और डिस्चार्ज की प्लानिंग तैयार करते हैं। तो ये इम्प्लीमेंटेशन में शामिल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो इंटरवेंशन हमने किए उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। तो नर्सिंग इंटरवेंशन के क्रियान्वयन से संबंधित जो भी कम्युनिकेशन है वो लिखित दस्तावेज के माध्यम से होना चाहिए। और वो कहाँ लिखेंगे, जो नर्सिंग केयर प्लान में इम्प्लीमेंटेशन कॉलम है वहां पर लिख देंगे कि हमने क्या क्या किया। तो उससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट स्टाफ आएगा अगली शिफ्ट में उसको भी पता रहेगा कि ये एक्टिविटी हो चुकी है, उसका ये इवेल्युएशन था और अब ये किया जाना है। ठीक है, तो इसलिए ये कानूनी रूप से भी आवश्यक है कि जो भी नर्सिंग एक्टिविटी हो उसका रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंटेशन रखा जाए। लास्ट स्टेप इसमें आता है इवेल्युएशन या मूल्यांकन करना। मूल्यांकन नर्सिंग प्रक्रिया का 5वां चरण है और इसमें यह निर्धारित करना होता है कि जो भी मरीज को हमने लक्ष्य निर्धारित किए थे वो पूरे हुए हैं या नहीं। भले ही नर्सिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण हो परंतु कई बार ये साइक्लिक फॉर्म में चलता है। इवेल्युएशन के बाद हो सकता है कि आपको रीप्लान करना पड़े, री इम्प्लीमेंट करना पड़े, फिर री इवेल्युएशन करना पड़े। तो ये साइक्लिक भी हो सकता है या आउटकम कंप्लीट हो गए तो ये प्रोसेस कंप्लीट भी हो सकता है। मूल्यांकन में मुख्य रूप से शामिल होता है कि एक तो एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, जो भी हम केयर कर रहे हैं उसके स्टैंडर्ड्स में पूरे हुए या नहीं। ठीक है ना। फिर कलेक्टिंग डाटा, जैसे हमने असेसमेंट में डाटा कलेक्ट किए वैसे इवेल्युएशन में भी करेंगे, तभी हम कंपैरिजन करके बता पाएंगे कि कितना फायदा हुआ है। फिर डिटरमाइनिंग अचीवमेंट ऑफ गोल, कि जो गोल थे वो अचीव हुए या नहीं इसको निर्धारित करेंगे। ये भी हमें लिखना है। नर्सिंग केयर प्लान के जो लास्ट कॉलम में है इवेल्युएशन वहां पर हम लिखेंगे। जो भी नर्सिंग एक्टिविटीज हैं वो क्लाइंट की हेल्थ के साथ रिलेट की हुई है या नहीं वो लिखना है। जजिंग द वैल्यू ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन, जो भी नर्सिंग इंटरवेंशन हुई है उनकी क्या वैल्यू रही, क्या उनका योगदान रहा वर्तमान कंडीशन में, वर्तमान जो रोगी की सिचुएशन है उसके लिए, तो वो भी हम लिखेंगे। रीअसेस द क्लाइंट स्टेटस और मॉडिफाई द नर्सिंग केयर प्लान, यानी नर्सिंग केयर प्लान को मॉडिफाई भी कर सकते हैं जरूरत के अनुसार। ठीक है, उसको रीप्लानिंग में हम लिख देंगे। तो ये सारा जो प्रक्रिया होती है वो इवेल्युएशन स्टेप में होती है।
धन्यवाद स्टूडेंट्स। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले लेटेस्ट अपडेट के बारे में। फेसबुक पेज माई नर्सिंग स्टूडेंट्स सपोर्ट सिस्टम, इसको आप लाइक करें। अपने नोट्स बनाने के लिए ब्लॉग विजिट कर सकते हैं mynursingstudents.blogspot.com। फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे नए लेक्चर्स के बारे में। और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।